नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं नीलान शुरंजन। एक शायर किस कदर अपनी शायरी में मखसूस लबो लहजा को अपनाता है, एक शायर किस कदर लोगों को मुतासर करता अपनी शायरी से, किस कदर लोगों के दिलों पर राज करता है, इसका एक ज़बरदस्त और नायाब मिसाल हैं जानिसार अख्तर। जी हाँ, जानिसार अख्तर की शायरी को आप देखें, उनके कहन को देखें, उनके कहने के अंदाज़ को देखें, उनके लबो लहजा को देखें, तो आपको ख़ुद ब खुद पता चलेगा कि कितना मखसूस लहजा था, लबो लहजा था इस शायर का। अब ज़रा इस पर गौर फरमाइए। अशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, अशार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए हैं। और नाज़रीन, अब ज़रा इस पे गौर फरमाइए, इस शेर पे बहुत ही ख़ास है। ये इल्म का सौदा, ये रिसालें, ये किताबें इस शख्स की यादों को मिटाने के लिए हैं। क्या खूब कहा है शायर। या ज़रा इस पे आप गौर फरमाइए, कोई आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो। जी हाँ नाज़रीन, तो ये हैं जानिसार अख्तर, ये है उनका अंदाज़, ये है उनका कहन, ये है उनका लबो लहजा, और कुछ यही अंदाज़ था उनका कहने का। जानिसार अख्तर का जन्म 18 फरवरी 1914 को हुआ था और उनका इंतकाल 19 अगस्त 1976 को हुआ था। तो आज इस हरफन मौला शायर पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो ख़ास मेहमानान हैं। सबसे दाहिनी तरफ हैं प्रोफेसर ज़मीर रज़ा साहब। आप अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय बार्क में उर्दू के व्याख्याता हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं, उर्दू अदब के जानकार हैं, और ठीक उनकी बगल में हैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद साहब। आप कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, इतिहास के और उर्दू अदब के आप बड़े दानिश्वर हैं, जानकार हैं, और खुदा बख्श लाइब्रेरी में आप जो है वहाँ के निदेशक भी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस गुफ्तगू का, जानिसार अख्तर की गुफ्तगू का मैं आगाज़ करना चाहूँगा प्रोफेसर ज़मीर रज़ा साहब आपसे। और पहले तो मैं ये कह दूँ दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल और मैं तस्लीम बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आगाज़ मैं शुरू करना चाहता हूँ मैं इसका आपसे। मैंने तो इंट्रोडक्शन में काफ़ी बातें की हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो उनकी इब्तदाई ज़िंदगी जो मतलब जो शुरू की जो उनकी जो ज़िंदगी है बहुत खूबसूरत, उस पर मैं चाहता हूँ कि आप रोशनी डालें, क्योंकि उनको कहा जाता है कि विरासत में उनको शायरी मिली, और है भी ये सच्चाई है। बहुत खूबसूरती से आपने बात रखी और उनका तारुफ पेश किया। आपको मुबारकबाद कि आपने एक ऐसे शायर का इंतखाब किया जिसके अंदर तरक्की पसंदी भी, हुब्बुल वतनी भी, रुमानियत भी, कह लें कि शायरी के हवाले से हर वो बातें उनके कलाम में मिल जाती हैं जो हम एक बड़े शायर से उम्मीद रखते हैं। हमसे भागा न करो दूर गज़ालों की तरह, हमसे भागा न करो दूर गज़ालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। वही शायर हैं जानिसार अख्तर साहब। और इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में आपने सवाल किया है, तो मैं बता दूं कि वो ग्वालियर में 18 फरवरी 1914 को एक ऐसे ख़ानदान में, एक ऐसे मुअज़्ज़ज़ और मुहज़्ज़ब ख़ानदान में पैदा हुए जिनका हिंदुस्तान की आज़ादी में भी कंट्रीब्यूशन रहा, और 1857 की जंग में भी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी गई उसमें भी कंट्रीब्यूशन रहा, और उनके आबा व अजदाद ने अंग्रेज़ों से लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उनके घर में, जिस तरह आपने कहा कि शायरी विरासत में मिली जी, तो उनके वालिद ख़ुद मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन मुस्तर खैराबादी बहुत बड़े शायर गुजरे, और क्लासिकल जो अंदाज़ और लबो लहजा रहा उर्दू शायरी का, उस पर उन्होंने खूब काम किया और खूब लिखे, और उसी लबो लहजे और अंदाज़ का ये जानिसार अख्तर हमारे बीच आते हैं और उर्दू शायरी की आबियारी करते हैं। ग्वालियर में उनकी इब्तदाई तालीम वालिद मोहतरम की ज़िम्मेदारी थी कि वो पढ़ाते, लेकिन अफसोस कि वो 13 साल की उम्र में ही उनका इंतकाल 1927 ईस्वी में वालिद का इंतकाल हो जाता है, तो ये तन्हा हो जाते हैं। फिर भी जानिसार अख्तर 1930 ईस्वी में
विक्टोरिया हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया और आला तालीम हासिल करने के लिए ये अलीगढ़ कूच करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और वहाँ से उन्होंने एमए उर्दू गोल्ड मेडलिस्ट, हाँ, वहाँ से तालीम हासिल करते हैं, आला तालीम हासिल करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है उनकी इब्तदाई ज़िंदगी में कि वो अलीगढ़ के इल्मी और अदबी माहौल में इस कदर अपने आप को वो शामिल कर लेते हैं कि उनकी शायरी, उनका अदबी ज़ौक़ बिल्कुल आईने की तरह साफ़ और बुलंदी पा लेती है उनकी शख्सियत वहाँ अलीगढ़ के माहौल से। तो कई अदबी सितारे भी थे उस समय, कई अदबी सितारे थे, बिल्कुल। इसरारुल हक मजाज उनके क्लास फेलो थे, मंटो थे, बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक और अहम बात है, मैं बता दूं कि 1914 में उनकी पैदाइश होती है, 1911 ईस्वी में फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश होती है, मजाज की भी पैदाइश 1911 में होती है। उसी वक्त कैफ़ी आज़मी भी पैदा होते हैं, सलाम मछली शहरी भी हैं, अली सरदार जाफरी भी हैं, अख्तरुल ईमान भी पैदा होते हैं। सरदार जाफरी और सब, हाँ बिल्कुल। तो इब्तदाई ज़िंदगी में ही इनको ऐसी एक टीम मिल गई थी तरक्की पसंद तहरीक के मतवालों की और तबक़ाती निज़ाम के ख़िलाफ़ लिखने वाले शायरों की और समाजी आपसी हमदर्दी और भाईचारगी वाली जो शायरी थी। और बिल्कुल कह लें कि हम समाज की बात करेंगे, भूख की बात करेंगे, गरीबी की बात करेंगे और मोहब्बत की बात करेंगे, तो इस तरह की बातें करने वाले शायरों की एक टीम उनको शुरू में ही मिल गई थी। तो रोशन ख्याली आने का तो रास्ता बिल्कुल साफ़ हो जाता है और उस वक्त मतलब उनको एक पूरी फ़ौज मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक वाक़या भी छोटा सा, इंटरमीडिएट में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट में ज़ूलॉजी से वो पढ़ाई कर रहे थे, साइंस के स्टूडेंट थे और उसी वक्त उनके क्लास फेलो मैंने पहले बता दिया कि मजाज भी थे। तो एक दफ़ा उनके क्लासरूम में मेढक को लाया गया टेबल पे, जो कि ज़ूलॉजी का सब्जेक्ट था, तो मेढक को एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाया गया। तो दोनों लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, शेरो शायरी की बातें कर रहे थे, चूँकि बचपन से ही शायरी करने का शौक़ था, ख़ानदानी पस मंज़र भी शायराना मिला उनको, तो बातें कर रहे थे। उस पर उन लोगों ने कभी बात ही नहीं की और ध्यान नहीं दिया मेढक पर। तो उनके उस्ताद वहाँ फ़ौरन आ गए और कहने लगे कि मियाँ आप लोग तो शायर हैं, तो साइंस से पढ़ने के लिए किस कहा था? तो जानिसार लिखते हैं, उनकी एक किताब है हज़ारों बातें, उसमें ये वाक़या शामिल है। वो कहते हैं कि वो चुप रहे, लेकिन मजाज ने कहा कि बहरहाल साइंस पढ़ने का तो इरादा मेरे वालिद का था, मेरा नहीं था। तो इस तरह से इन लोगों के जो वक्त गुजरते थे आपस में वो बहुत खुशगवार होते थे। लेकिन देश और मुल्क के तई जिस कदर बेदारी उनके यहाँ जहन में आती है चीज़ें, वो अलीगढ़ से ही शुरू होकर के 1940 में फिर विक्टोरिया में आकर वो उस्ताद भी मुकर्रर हो जाते हैं। 1943 में वो उनकी बहन सफ़िया से भी उनकी शादी हो जाती है। लेकिन तरक्की पसंदी का दामन उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, हमेशा मुल्क के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए और आपसी भाईचारे के लिए हमेशा लिखते रहे। बहुत तफसील से बताया, लेकिन इसमें एक चीज़ सर पे आने के पहले मैं बता दूं कि उनके जो दादा थे फजले हक खराबादी, बिल्कुल, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सर हो नहीं हो तो करेक्शन करेंगे, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो दीवाने गालिब था मिर्ज़ा गालिब का, उसका प्रूफ दिखा था फजले। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, सही कहा आपने कि मैं शायद इसमें बिल्कुल सही है। अब मैं इम्तियाज़ सर पे आना चाहूँगा। सर जैसे मैंने कहा कि उनका जो लबो लहजा था बहुत ही मखसूस लबो लहजा था, मैं जानना चाहूँ उनकी इनफरादियत क्या थी, और मतलब या सीधे सीधे ज़बान में कहें कि कैसे शायर थे वो, उनका यूनिकनेस जो था वो कैसा था? जानिसार अख्तर की जो एक बड़ी खूबी थी वो ये कि उन्होंने, जैसा कि अभी ज़मीर साहब भी कह रहे थे, 4 नहज पर शायरी की, हुब्बुल वतनी है, रोमानियत है, तरक्की पसंदी है और फिर जदीदियत भी है। और चारों के साथ ऐसा माना जाता है कि उन्होंने लगभग बराबर इंसाफ किया। तो ऐसे और भी शायर हैं, लेकिन जानिसार अख्तर की ये खूबी ज़रूर रही है कि उनकी शायरी का सफ़र किसी एक मकाम पर रुका नहीं, बदलते हुए हालात के साथ उनकी दिलचस्पी भी बदली, लेकिन जो उनकी शायरी की बुनियादी खुसूसियत थी उससे कभी वो अलग नहीं हुए। तो एक जो कहते हैं कि तसलसल भी है और तनव्वुर भी है और एक तरह से इख्तिरा भी है, तो ये तीनों चीज़ें उनकी शायरी में एक साथ मिलती हैं। ये एक अलग सी बात है और शायद यहाँ इसका ज़िक्र बहुत मुनासिब नहीं हो कि उनको वो शोहरत और वो एक रिकॉग्निशन नहीं मिल सका जिसके वो मुस्तहक़ थे। उस हिसाब से अगर हम कहें तो वो एक ऐसे शायर थे जो नाक़दरी का शिकार हुए। ये एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। दूसरी बात ये कि उनकी अक्सर गज़लें छोटी बहर में,
बहुत तवील बहर में नहीं है और सादे ज़बान में, सादा ज़बान में है, और उसमें ज़िंदगी की बाद हकीकतों को बहुत ही खुलकर बयान किया गया है। जैसे एक उनका वो शेर है कि हर एक रूह में एक गम छुपा लगे हैं मुझे, ये ज़िंदगी तो कोई सानहा लगे हैं मुझे, या ये कि बिखर गया है कुछ इस तरह आदमी का वजूद, हर एक फ़र्द कोई सानहा लगे हैं मुझे। तो उस वक्त के जो उनके तजुर्बात थे, ज़ाहिर है कि वो दौर भी बहुत पुरअशोब था, शायरी के लिए उस ज़माने में वो मकाम नहीं था जो अब है, और उनको उसकी वजह से फ़िल्मी दुनिया में भी आना पड़ा। बहुत सारे फ़िल्मी गीत उन्होंने लिखे, वो एक अलग मौजू है। लेकिन ये कि बाज़ अशार उनके ऐसे हैं, जैसे एक ये है कि कोई आसूदा नहीं अहले सियासत के सिवा, ये सदी दुश्मन अरबाब हुनर लगती है। तो बड़ी तल्ख़ हकीकत है, लेकिन जो है, और उसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने लिखा है। और फिर उनकी शायरी का जहाँ तक माहसल है, वो एक उनका शेर है कि जो इज़्तिराब बज़ाहिर सुकून लगता है, हर एक शेर वही इज़्तिराब मांगे जी। तो ये जो एक अंदरूनी कैफियत है शायर के दिल की, वो इसमें आती है। और रुमानियत का जहाँ तक सवाल है, बड़े अच्छे अशार हैं उनके, लेकिन एक दो जो मेरे जहन में है कि लम्हे लम्हे में है तेरी यादों की महक, आज की रात तो खुशबू का सफ़र हाँ करती है। जी जी। और फिर ये कि हमने हर गाम पे सजदों के जलाए हैं चराग, अब तेरी राह गुज़र लगती है। तो एक ऐसी इमेजरी है, एक ऐसे समझिए कि फ़िक्र है, या फ़िक्र तो नहीं, एक इमेजरी है कि बाज़ चीज़ों को उन्होंने अलामतों के तौर पर ऐसा इस्तेमाल किया है कि बहुत ही शिद्दत के साथ एहसास उससे बयान हो जाते हैं। एक आखिरी शेर और हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि देखूं तेरे हाथों को तो लगता है तेरा हाथ हाँ मंदिर में फ़कत दीप जलाने के लिए है। बहुत बढ़िया। तो उनके जो तलमीहात हैं या जो इस्तिआरे हैं, बड़े समझिए कि दिल को छू जाने वाले, एक बड़ी नरमी और उसके साथ साथ एक बड़ी गहराई उनमें है। तो ये लगता है कि उनकी जो शायरी है उसका एक ख़ास पहलू है। नज़में भी उन्होंने बहुत लिखी हैं, एकाक मरसिया भी उनका है, मसनवी भी है, लेकिन ये कता भी है, क़तात हैं, गज़लें हैं। लेकिन मेरी नज़र में जो उनकी शायरी का बेहतरीन पहलू है वो उनकी गज़लों में है, और उन गज़लों में भी मेरे ख़्याल से जो एक रूमानियत है वो सबसे ज़्यादा मुनफरिद है, ख़ास है। बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। तो जानिसार अख्तर साहब, ज़मीर रज़ा साहब जी, मेरा ये कहना है कि शायर हैं तो इश्क मोहब्बत रूमानियत की तो बात करेगा ही, लेकिन मैं तरक्की पसंदी हवाले से मैं चाहता हूँ कि उन्होंने जो बातें की, और ख़ासकर जो हिंदुस्तानियत उनके अल्फाज में जो झलकती है, उस पर मैं चाहूँगा कि आप उस पर मतलब रोशनी डालें। जी बिल्कुल। देखिए, तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में होता है। उससे पहले जितने शायर पैदा हुए, वो अब चूँकि रवायत को हम हाथ से छोड़ेंगे नहीं, जो गालिब, मीर और बकिया जो क्लासिकल शोरा गुज़रे हैं, इनके यहाँ इश्क ही इश्क है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, हिकमतें भी हैं, दिल की कैफियत का भी ज़िक्र है, हुब्बुल वतनी भी है, खुदा के वजूद और तसव्वुर की भी बातें हैं, लेकिन इश्क तो है। तो 1910 के बाद से जितने शायर तरक्की पसंद में शामिल हुए, फैज़ हों, मजाज हों, फ़िराक हों, मजरूह हों, साहिर हों, जानिसार अख्तर हों, है ना, अली सरदार जाफरी हों, सभी ने इश्क की बात ज़रूर की और करनी भी चाहिए, रवायत में है। इश्क तो कहा ना कि इश्क की बात शायर की, हैं लेकिन जी। सवाल ये है कि इश्क की बात करते करते नज़मों और गज़लों के हवाले से, है ना, तसव्वुर और तख़य्युल से क्रिएट करके हम अगर अशार कहते हैं और उसको हम इश्क व मोहब्बत के हिसार में बांध कर कहते हैं, तो बस वहीं तक ज़िंदगी तो महदूद नहीं है। हमारे आगे आज़ादी है, हमारे आगे जमहूरियत है, हमारे आगे मज़दूर हैं, हमारे आगे किसान हैं, हमारे आगे चल भी रहा। बिल्कुल बिल्कुल 1936-47 की आज़ादी का परचम हम यूं ही तो नहीं उठाए हैं, हमें आज़ादी यूं नहीं मिली है। वो एक मिसरा याद आ रहा है, ज़िंदगी उनकी एक नज़्म है। जानिसार अख्तर की बातों बातों में मैं ये कह दूँ कि इश्क की ज़िद पे ज़िम्मेदारी को भुलाना अच्छा है। इस तरह का वो मतलब कि उसका लबो लहजा यही है, उसका मकसद ये है कि इश्क की वजह से हम अपनी ज़िम्मेदारियों से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं,
ہمیں ان کی بات رکھنی ہے ٹھیک اس طرح سے جس طرح سے فیض احمد فیض نے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نمان والی نظم لافانی نظم لکھ کر کے یہ بتا دیا کہ جب ملک کی بات ہو، جب سرحد کی بات ہو، جب انگریزوں سے لڑنے کی بات ہو تو ہم قلم کے دھارے کو اس عوام کی طرف موڑ دیں گے، انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہم سارا خون پسینہ ایک کر دیں گے. یہ تھا. اور یہی جذبہ انہیں تو خاندان سے وراثت میں چیزیں ملی ہوئی تھی، فریڈم فائٹر کے خاندان سے تھے، تو ان کے یہاں وطن پرستی کا جذبہ آنا تو لازمی بن جاتا ہے. ان کے یہاں تو اتحاد جیسی نظمیں ملتی ہیں، ان کے یہاں امن نامہ جیسی نظمیں ملتی ہیں، آخر لمحہ جیسی نظمیں، بالکل بالکل، اور محبت جیسی نظمیں ملتی ہیں. جانثار اختر نے تو حب الوطنی اور جو گنگا جمنی تہذیب کی بات کی جاتی ہے ہمارے ملک کے اندر، اور آپسی بھائی چارگی کی باتیں کی جاتی ہے، ہندو مسلم کی باتیں کی جاتی ہے، اس پر ان کی تو لافانی نظمیں ہیں. اور دیکھیے وہ اتحاد میں کہتے ہیں یہ دیش کے ہندو اور مسلم تہذیبوں کا شیرازہ ہے. جی بالکل، یہ دیش کے ہندو اور مسلم تہذیبوں کا شیرازہ ہے. صدیوں کی پرانی بات ہے یہ، پر آج بھی کتنی تازہ ہے. صدیوں کی پرانی بات ہے یہ، پر آج بھی کتنی تازہ ہے. تاریخ ہے اس کی ایک عمل تحلیلوں میں، ترکیبوں میں. تاریخ ہے اس کی ایک عمل تحلیلوں میں، ترکیبوں میں. سمبندھ دو آدرشوں کا، سنجوگ وہ دو تہذیبوں کا. سمبندھ وہ دو آدرشوں کا، سنجوگ وہ دو تہذیبوں کا. تو سمبندھ اور سنجوگ یہ کون سے لفظ ہیں؟ خالص ہندوستانی، ہندی، سنسکرت، اردو کے لفظ کو اپنی نظموں میں رکھنا اور عوام کو ہر وقت بیدار کرنا، ہر وقت آپسی بھائی چارگی کی بات کرنا، یہ جانثار اختر کی وہ باتیں ہیں جسے ہم فراموش آسانی سے نہیں کر سکتے ہیں. امن نامہ ان کی ایک نظم ہے، میں اس کے بھی بڑی طویل نظم ہے، بہت طویل نظم ہے اور بہت مقبول نظم ہے. امن نامہ اس کا نام ہی ہے. اور اس کے کچھ اشعار میں پڑھ دوں. پلا ساقیہ بادئ خانہ ساز. اب اس نظم کو پڑھتے ہوئے اقبال کی ساقی نامہ کی یاد آ جاتی ہے. وہی بحر وہی وزن، بالکل بالکل، بحر متقارب مسمن محذوب پر یہ نظم ہے. پلا ساقیہ بادئ خانہ ساز، پلا ساقیہ بادئ خانہ ساز، کہ ہندوستاں پر رہے ہم کو ناز، کہ ہندوستاں پر رہے ہم کو ناز. محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے خاک وطن سے ہمیں، محبت ہے اہل چمن سے ہمیں، محبت ہے اہل چمن سے ہمیں. ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے، ہمیں پیار اپنے ہر ایک گاؤں سے. وہ گھنے برگد کے چھاؤں سے، جو درخت وہ ہمیں اپنے صبح و شاموں سے پیار، ہمیں اپنے شہروں کے ناموں سے پیار. یہ جس طرح سے انہوں نے نقشہ کھینچا ہے، میں نے کہا تھا مناظر قدرت، وطن پرستی ہے، سب کچھ بالکل بالکل. اور چونکہ وقت بھی کمی ہے تو میں آؤں گا، اگر وقت ملتا ہے تو میں پھر دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. سر نظم تو خیر جو ہے انہوں نے جو چرچا کی تو علی سردار جعفری نے بھی کہا تھا کہ ان کی جو نظمیں جو کہی تم نے، انہوں نے کہا تھا کہ جو تم نے کہی جانثار اختر کسی نے نہیں کہی. میں چونکہ ان کے کئی پہلو تھے، انہوں نے نظمیں بھی کہیں، غزلیں بھی کہیں، فلمی گیت بھی لکھے، تو مائل اسٹون ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے جو فلمی گیت ہیں ان پہ آپ کچھ بتائیں. اس کے پس منظر میں جانثار اختر کا ایک شعر ہم یہاں پر دہرانا چاہیں گے. اور تو کیا ملتا مجھ کو میری محنت کا صلہ، چند سکے ہیں میرے ہاتھ میں چھالوں کی طرح. تو یہ جو ایک حقیقت تھی، اس زمانے میں جو شاعر تھے ان کے لیے بہت طرح کے معاشی مسائل تھے، سوالات تھے. ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ کسی فلم کا وہ گانا لکھ رہے تھے اور اسی درمیان ان کی بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کو لکھنؤ جانا ضروری ہو گیا. پیسہ نہیں تھا، پروڈیوسر سے پیسہ مانگا، انہوں نے نہیں دیا. بہرحال بہت مشکل کے بعد وہ پیسہ حاصل کر سکے، اور جب گھر پہنچے تو ان کی بیوی داغ مفارقت دے چکی تھی. تو وہ ان کی ایک بڑی مشہور نظم ہے جس میں انہوں نے اس کا لکھا ہے. لکھنؤ ویسے اس کا عنوان ہے لیکن وہ ان کے اندر کی. بہرحال فلمی شاعری کی طرف ان کا جانا غالباً اس زمانے کے حالات کا تقاضا تھا. اور جو گانے انہوں نے لکھے ہیں وہ ایک زمانے تک انہوں نے لکھا، 50s سے لے کر کے 90s تک انہوں نے لکھا. اور اس میں ایک عجیب سی، پھر آپ سے ہم کہیں گے روحانیت ہے. اب وہ ایک گانا جو ان کا بڑا مشہور ہے، یاسمین ایک فلم تھی، وہ طلعت کا گانا ہے، بے چین نظر بیتاب جگر. اس
کا بہت ذکر ہوتا ہے. اسی میں ایک اور گانا ہے جو لتا کا ہے, آنکھوں میں سما جاؤ اس دل میں رہا کرنا. تو بہت ہی ایک نازک سا احساس اس میں ہے. ایک جگہ پر ہے کہ قسمت نہ دکھائے اب گھڑیاں ہمیں فرقت کی, ہر رات یوں ہی چمکے تقدیر محبت کی. تو یہ سب ایک اور ان کا گانا آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا, ہاں وہ تو پاپولر گانا تھا اور ایک الگ انداز رضیہ کا تھا. سلطان کا ہے اے دل ناداں آرزو کیا ہے جس جستجو کیا ہے. وہ تو خیر لتا منگیشکر نے کہا کہ یہ گانا تو میرے ساتھ چلتا رہا ہمیشہ ہمیشہ. ایک چیز اور آپ سے کہنا, جب رضیہ سلطان کی بات آئی, خدا مطلب آئی زنجیر, ہاں آئی زنجیر کی جھنکار خدا خیر خیر کرے, دل ہوا کس کا گرفتار خدا خیر وہ کرے. جو ہے نہیں, دوسری بات یہ آپ سے صرف کہنا چاہ رہے تھے کہ جب خیام کی بات آئی, جانثار اختر کی بات آئی, تو ایک بڑا مشہور تو نہیں ہم کہیں گے لیکن بڑا اہم گانا ہے جو خیام کی موسیقی ہے, جانثار اختر کے یہ لیرکس ہیں, وہ ریکارڈ ہوا لیکن کبھی فلم بنی نہیں, تو وہ سامنے نہیں آ سکا. اس کے صرف 2 شعر ہم کہیں گے, 2 اشعار ہیں اس کو غزل کی شکل میں. ایک تو یہ ہے کہ آج تو حسن کا جی بھر کے نظارہ کر لیں, جی زلف اپنی ذرا چہرے سے ہٹائے رکھنا. واہ. اور چونکہ وہ ڈویٹ ہے تو اس کے جواب میں آتا ہے یہ جو شعر ہے, دل دھڑکتا ہے نظر یوں نہ ملاؤ ہم سے, پیار کو پیار کے آداب سکھائے رکھنا. ایک گانے کا میں یاد دلا دوں, نوری میں جو انہوں نے لکھا تھا آجا رے وہ دل بر آج, اس سے فلم فیئر ایوارڈ بھی ملا ان کو اس گانا پہ جو ہے. تو گانے تو ان کے کئی ہیں. میں تمہیں سے پوچھتی ہوں مجھے تم سے پیار کیوں ہے, کبھی تم دغا نہ دو گے مجھے اعتبار کیوں ہے, اور سی آئی ڈی میں بھی گانا ان کے ایک سے ایک گانے سب آئے ہیں. تو گانا تو ان کے ایک سے ایک ہے. کیونکہ بہت کم وقت ہے, 1 منٹ کا وقت رہ گیا میرے پاس ضمیر رضا صاحب, تو میں چاہوں گا کہ چونکہ ان کی بیگم صفیہ اختر وہ بھی بہت مطلب لاجواب یہ شخصیت تھی, تو میں چاہوں گا ممبئی میں جانے کے بعد بالکل صفیہ وہیں رہ گئی, گوالیئر میں ہی درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہی تھی. وہ ممبئی میں سانگس لکھ رہے تھے, گیت لکھ رہے تھے. خط و کتابت کا سلسلہ ہمیشہ لیکن برقرار رہا صفیہ سے. اور زیر لب ایک آخر میں صفیہ نے ایک جو خطوط لکھے تھے ان کو یہ ترتیب دیتے ہیں. زیر لب اس کتاب کا نام ہے, اور اس میں سارے خطوط ہیں, اور اس میں درد ہی درد ہے. ایک جدائی کی درد اور بہت ساری باتیں, بچھڑنے کا درد. پیسے نہیں تھے تو صفیہ بھیجتی تھی. کبھی جب یہ ان کا اسٹرگل کا دور ختم ہوا اور جب کچھ پیسے ملنے لگے گانے لکھنے کے عوض میں, تو پیسے پھر یہ صفیہ کو بھیجنے لگے. تو یہ زندگی بھی گزرتی رہی. جانثار اختر لکھتے رہے, خوب لکھتے رہے. ممبئی سے ایک رسالہ نکلتا ہے فن اور شخصیت, اس میں ایک نمبر نکلا, جانثار اختر نمبر. اس میں اس وقت کے یا بعد کے جتنے بھی رائٹرز تھے اس میں, خواہ وہ آپ کو اعلی احمد سرور ہوں, قمر رئیس ہوں, ظفر ادیب ہوں, شمس الرحمن فاروقی ہو, سب نے ان کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ ان جیسا بہت مشکل سے شاعر ملتے ہیں جن کی شاعری میں روانی ہے. ان کی بیگم صفیہ کا امپیکٹ رہا, بالکل امپیکٹ رہا. اور مجھے لگتا ہے کہ سر کہ صفیہ اختر کا جو خطوط ہے اس پہ بھی ایک الگ سے بات چیت ہونی چاہیے. بالکل وقت کی وہ ہے. اور پھر بہت سارے تنقیدی مضامین بھی ہیں جانثار اختر کے, ان پر ان کی جو نثری تحریریں ہیں اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے. اس پہ کہ جو ہے سو. تو ناظرین, امید ہے جانثار اختر پہ یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. اور جانثار اختر میں کہہ دوں کہ کبھی انہوں نے نا امیدی کے دور میں بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا, اور لگاتار مسلسل جو آزادی کا جو آندولن تھا, آزادی کی جو تحریک تھی, اس میں برطانیہ حکومت کے خلاف وہ بغاوت کا جھنڈا پھہراتے رہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان کے گیت گاتا ہوں, میں ان کے گیت گاتا ہوں جو شانے پہ بغاوت کا علم لے کر چلتے ہیں. تو یہ انداز تھا جانثار اختر کا. تو پھر سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور بہت اچھی گفتگو رہی. حالانکہ وقت کی کمی, لیکن بہت ساری باتیں ہو سکتی تھی کہ صفیہ کے خطوط پر بھی, پھر بھی بہت اچھی گفتگو رہی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. شکریہ.